सोनाली का बाप हमसे नाखुश है आजकल। क्यों? मैं उठ बैठा। अरे यार, वो एक शो कवर करना चाहता था और मैं करवा नहीं पाया। वहां तेरी जान पहचान ज्यादा अच्छी है। मैंने तेरे भरोसे पर उनको वादा किया था, लेकिन तू बिल्कुल एंड टाइम पर बिजी हो गया और मेरी सेटिंग लग नहीं पाई वहां। सिगरेट केस से एक सिगरेट निकालते हुए, अंश, बहुत हो गई मस्ती। अब तू एजेंसी को वक्त देगा। 2-4 नए चेहरे आए हैं, उनको संभाल, मीटिंग्स करवा और जितना काम मिल सकता है खींच ले। मैं चाहता हूं कि सगाई के अलावा और भी कुछ हो मीडिया के पास तेरे बारे में छापने को। ठीक है, कल आता हूं। उसने बाहर की तरफ 2 कदम बढ़ाए और फिर अचानक मुड़कर, और हां, रश्मि के भाव चढ़ गए हैं तो श्वेता को उसकी जगह पर बैठाना है। ये काम तू बढ़िया कर लेगा, लेकिन संभल कर। तेरी सगाई के बाद जरा दुखी दिखाई देती है। कोशिश करता हूं। और सोनाली के टच में रहना। तुझसे जुड़ी ज्यादातर खबरों को वही देख रही है। क्या छपना है और क्या छुपना है, ये सिर्फ वही तय करेगी। मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो बहुत मेहनत कर रही है तेरी इमेज को उठाए रखने के लिए। क्या मतलब? कुछ लड़कियां तेरे बारे में गंद बक रही हैं। कौन? कुछ जिन्हें तूने कभी जिंदगी भर प्यार करने के वादे किए होंगे। मैंने किससे वादे किए? जरा नाम बताना उनके, उन बेवकूफों के। जाने दे। मैं जानता हूं वो लड़कियां अपनी गलती कभी नहीं मानेंगी। मीडिया के सामने खुद की दर्द भरी कहानियां बेचकर बस किसी तरह अपने लिए रोजी के जुगाड़ में है, लेकिन तू बस किसी तरह रश्मि को संभाल ले। वो जो कुछ बक रही है उससे सोनाली के पप्पा जी को जरा परेशानी हो रही है। हमारी प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने वाला था, अब कह रहा है कि सोचना पड़ेगा। वो चला गया, ये सच था। सगाई के बाद मेरे पास पत्रकारों और गर्लफ्रेंड्स की कॉल पर कॉल आ रही थी। हर वो लड़की जिससे भी मैं जुड़ा हुआ था, फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्तिगत तौर पर या व्यावसायिक तौर पर, लेकिन हर लड़की के दिल को ठेस पहुंची थी और हर किसी का यही बयान था कि मैंने उससे खिलवाड़ किया है, सपने दिखाए और तोड़ दिए। उन सब में सबसे ज्यादा नाराज थी रश्मि। वो मुझ पर अपना गुस्सा हर कहीं थूक रही थी। बाकियों ने जो कुछ कहा वो भले ही मनगढ़ंत कहानियां रही हों, लेकिन रश्मि ने जो कुछ कहा वो सच था। रश्मि वो लड़की थी जिसे मैंने यामिनी के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया। मैं जानबूझकर तो उसे अपने करीब नहीं लाया, लेकिन हां, उसे कभी अपने करीब आने से रोका भी नहीं। कभी उसकी किसी गलतफहमी को दूर नहीं किया। हमारे रिश्ते को लेकर वह जो कुछ सोचती रही मैंने सोचने दिया। मैंने उसे कभी सपने नहीं दिखाए, लेकिन उसे कभी सपने देखने से रोका भी नहीं। अपने दुख को भुलाने के लिए मैंने उससे जज्बाती और जिस्मानी दोनों ही तरह के रिश्ते बनाए और कायम रखे। अगर वो आज इन बातों को उछाल रही थी तो उसे पूरी तरह गलत नहीं कह सकता था। हालांकि हमारा रिश्ता तो लगभग साल भर पहले ही दम तोड़ने लगा था। जब संजय उसे पोर्टिको में लेकर आया था तो उसे मेरा जबरदस्त आकर्षण था। जब तक यामिनी के दर्द से मेरा दिल पूरी तरह टूट न गया, तब तक मैंने उसके और अपने बीच के रिश्ते को एक सीमा तक ही रखा। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं खुद सही और गलत के बीच फंसना नहीं चाहता था। उसका आकर्षण और मेरा, बस जब भी यामिनी की यादें जरूरत से ज्यादा मुझे तंग करने लगती तो मैं उसे बुला लिया करता था। उसने कभी इनकार नहीं किया। वो जानती थी कि मैं उसे चाहता नहीं हूं, लेकिन फिर भी उसने मेरी जरूरतों को हमेशा पूरा किया। बदले में मैं उसके लिए एक के बाद एक रास्ते खोलता रहा, जिन पर चलकर वो कामयाब हुई। एक वक्त के बाद वो समझ गई कि अब उसे मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब खुद उसके चाहने वाले उसके लिए ये काम करने को तैयार थे। सौदेबाजी का ये रिश्ता लगभग 2 साल चला और फिर हम अपने अपने किनारे लग गए। मैंने इस बात की परवाह कभी नहीं की कि वो अब किसके साथ है, तो उसे भी मेरी सगाई से क्यों दिखते थी। 4 दिन बाद मैं रश्मि के अंधेरे सुनसान फ्लैट में अकेला खड़ा था। रात के 2:30 बज रहे थे। मैंने मोबाइल जेब से निकाला और देखा कि मैंने उसे आखिरी कॉल कब की थी। लगभग 1 घंटा। पिछले 1 घंटे से यहां उसका इंतजार कर रहा था। संजय कुछ दिनों के लिए मुंबई से बाहर था और पूरी एजेंसी मैंने संभाली हुई थी। मेरी दिनचर्या इतनी तंग थी कि मुश्किल से ही मुझे रश्मि के लिए वक्त मिला था। मैं यहां उसका इंतजार कर रहा हूं, ये याद दिलाने के लिए दोबारा कॉल किया, लेकिन उसने उठाया नहीं।
शायद अपनी तरह की किसी लेट नाइट पार्टी में झूम रही होगी। मैंने हार मान ली। मुझे वापस जाना था। उसे समझाना या उसका इंतजार करना शायद मेरी बेवकूफी थी। मैंने बाहर आकर दरवाजे को छुआ ही था कि वो खुद ब खुद खुल गया। हाय, उसने उसी घमंड में कहा और अंदर चली आई। उसे पता था कि मैं यहां उसका इंतजार कर रहा हूं, लेकिन फिर भी उसने थोड़ी भी तकलीफ नहीं की जल्द लौटने की। बेहद थकी, बेहद उन्मत्त, निढाल। मैं सही था। वो किसी पार्टी से ही लौटी थी। अपना पर्स और सैंडल निकालकर उसने जहां तहां फेंके। बिना कोई बल्ब ऑन किए वह चुपचाप सोफे पर बैठी एक सिगरेट फूंकने लगी, बालों को उलझाते सुलझाते। तुम्हारे पास अब तक मेरे फ्लैट की चाबियां हैं? मैंने अपनी चाबियों के गुच्छे में से एक चाबी अलग करके उसे दे दी। तो बताइए मिस्टर अंश सहाय, आज आपके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? वो उठकर मेरे करीब आई। क्या शादी से पहले एक बार फिर वही सब? नो थैंक्स रश्मि, मैंने उसे टोक दिया। मैं यहां तुम्हें समझाने आया हूं कि मेरे बारे में जो कुछ फैला रही हो वो बंद करो। इससे तुम्हें कुछ हासिल तो होगा नहीं, उल्टे तुम्हारी भी इमेज खराब ही होगी। अब मुझे वो इस तरह देख रही थी जैसे झेल रही हो। ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? मैंने उसकी फैलाई अफवाहों के बारे में मुश्किल से कुछ कहा ही था कि उसने बकना शुरू कर दिया। उसकी बातों का कोई सिर पैर नहीं था, हमेशा की तरह। मैं यहां मसला हल करने आया था, इसलिए चुप रहा और वो अपनी भड़ास निकाल रही थी। करीब 20 मिनट तक लगातार सिर्फ वह बोलती रही और फिर मैंने उसे जवाब देना शुरू किया। रश्मि, तुम ये सब जो कह रही हो उससे तुम्हें क्या लगता है कि हमारा रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा? नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक्सपोज तो जरूर कर दूंगी। मेरी तरफ उंगली उठाकर। मैं औरों की तरह रोध होकर चुप होने वालों में से नहीं हूँ। मैं दिखाऊंगी दुनिया को तुम्हारा असली चेहरा। और वो क्या है? एक फ्लर्ट, एक धोखेबाज। वो जगह से उठ गई और अपनी आंखें मुझ पर गाढ़े, मेरा चक्कर लगाते हुए। एक फ्लर्ट जो लोगों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है, दूसरों के एहसास जिसके लिए सिर्फ मजाक होते हैं, और प्यार एक खेल। तो मैं ये खेल अकेले ही खेल रहा था? मेरे सवाल पर वो वही जड़ हो गई। और वो क्या था जो तुम मेरे साथ कर रही थी? कोई खेल अकेले नहीं खेला जाता मिस रश्मि। झूठ उन्हीं से बोलो जिनको अब तक बोल रही थी। झूठ? मैं झूठ बोल रही हूँ? रश्मि, अपनी आवाज नीची ही रखो। मैं यहां तुम्हें सिर्फ समझाने आया हूं, इसलिए मेरी आवाज अब तक नीची है, वरना चिल्लाना मुझे भी आता है। मेरे पास भी बहुत कुछ है जो उछाल सकता हूं। जैसे? उसने ताली बजाते हुए एक ठहाका लगाया। और कौन यकीन करेगा तुम जैसे फ्लर्ट पर? फिर हंसी। वो हंसे ही जा रही थी। मैंने अपनी जुबान को खींच रखा था। मैं जानता था कि अगर मैंने उसके सच खोलने शुरू कर दिए तो वो खुद अपने ही सामने शर्मिंदा हो जाएगी। मेरी तरफ से आखिर में भले ही उसे कोई मीठी याद न मिले, लेकिन कड़वाहट भी नहीं छोड़ना नहीं चाहता था मैं उसके लिए। मैं उसे कुछ न बोलता अगर उसने अपनी बेलगाम जुबान को जरा भी तंग किया होता, लेकिन आखिरकार उसके तीखे लफ्जों ने मुझे वो सब बोलने पर मजबूर कर ही दिया जो बोलने से मैं कतरा रहा था। क्या बकवास है? उसने मुझे पीछे धकेला। उसे नजरें चुरानी पड़ी। वो तुम थी जिसे मौका और वक्त चाहिए था मेरे दिल में जगह बनाने के लिए। तुम दुनिया भर के सामने जिसे फ्लर्ट कहती फिर रही हो, उस फ्लर्ट ने कभी कोई झूठ बोलकर या धोखा देकर तुम्हें अपने साथ नहीं रखा, और नहीं तुम्हारी तरह उसकी इज्जत उछाली दुनिया भर में। लेकिन तुम तो एक फुल्ली डिवोटेड लवर थी ना। तुम तो मुझे दिलोजान से चाहती थी। फिर तुमने क्या किया? अगर मैंने फ्लर्ट किया है तो तुमने क्या किया है रश्मि? तुम अपनी गलती मुझ पर मत थोपो अंश। गलती? रश्मि, अगर तुम्हें ये गलत फहमी है कि मैं मुकेश और तुम्हारे रिश्ते के बारे में नहीं जानता तो बता दूं कि तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा है मेरे पास। उसकी सारी गलतियां उसके चेहरे पर उतर गई थी पसीना बनकर। उसके चेहरे से वो सारा झूठा आत्मविश्वास उस नमी से मिट गया। मेरे ही फ्लैट में तुम कितनी बार किस किस के साथ वक्त बिता चुकी हो मैं सब जानता हूं। मेरे पैसों को तुम किस तरह किस किस पर उड़ाती रही हो ये भी पता है मुझे। ये आखिरी नश्तर था जो ठीक उसे दिल पर चुभा होगा। उसके पैरों में इतनी जान नहीं रही कि वह अपना ही भार सह सके। सिर जकड़े,
भरी हुई आंखों को जमीन पर गाढ़े आहिस्ता आहिस्ता फर्श के एक कोने पर बैठ गई। अगर तुम सब जानते थे तो मेरे साथ क्यों थे? वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। वो मुझ जैसा कोई फ्लर्ट ही समझ सकता है।